अहमदाबाद से दिल्ली लौटे सीएम धामी, कहा अब तक 94,000 करोड़ के एमओयू पर हुए करार, जल्द ही मुंबई में भी रोड शो कर निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर संत समाज उत्साहित, संतों का प्रतिनिधिमंडल करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, सनातन धर्म का विरोध करने वालों के लिए कड़ा कानून बनाने की करेंगे मांग। हरिद्वार में सांसद निशंक ने कृषि रबी फसल महोत्सव का किया शुभारंभ, किसानों को फसलों की जानकारी देने रथ हुए रवाना, 46 न्याय पंचायतों में जाकर किसानों की योजनाओं की देंगे जानकारी। नैनीताल के छात्र संघ चुनाव का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, चुनाव से पहले रिजल्ट घोषित करने की मांग, 7 नवंबर को राज्य में होने हैं छात्र संघ चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। खबर है जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। आपको बता दें, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ भाजपा लगातार सम्मेलन कर रही है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 और 21 नवंबर को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भाजपा ने युवाओं को जोड़ने की रणनीति तैयार की है। 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की आयु वाले युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठन ने अपने कार्यक्रम की संरचना तैयार की है। वर्तमान है, पूर्व जनप्रतिनिधि है, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए। उनकी तिथि भी हमने घोषित कर दी है। 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले। समाज के बीच में जाकर जो वहाँ के प्रबुद्धजन हैं उनको पार्टी से जोड़ना है। 18 से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हम कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसमें युवा मोर्चा तो सहयोगी रहेगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है और प्रदेश में युवाओं को साधने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसी क्रम में सम्मेलन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और एक बड़ी संख्या में जो युवा हैं उत्तराखंड के, उनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं को साधा जाएगा। जी ईसा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा के जो चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों से चल रही है और इसी दौरान 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं जो अन्य दलों के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको भी जो है भाजपा के साथ जोड़ने का जो कार्य है इस दौरान किया जाएगा। क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन की अगर बात की जाए, एक बड़ा सम्मेलन जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है, जिसकी जो तिथि रहेगी 19 तारीख व 21 तारीख को जो है ये सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि सांसद भी मौजूद रहेंगे। सांसदों के साथ भाजपा के जो विधायक हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही जो सदस्य हैं पंचायती राज वो भी यहाँ जो है इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके की जो तैयारी है इस दौरान भाजपा की यहाँ पर चल रही है। पूरी तैयारी के साथ इस दौरान जो है यहाँ पर भाजपा लगी हुई है, क्योंकि जो 2024 का जो चुनाव है एक बड़ा चुनाव है और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रणनीति के तहत भाजपा तैयारी करती हुई नजर आ रही है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं न सिर्फ युवाओं को बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति उनको जोड़ने के लिए भी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, उनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग SC ST वर्ग का है और उसको साध कर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी का। जी बिल्कुल ईसा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए, जो भी अनुसूचित जाति की अगर बात करें या फिर जनजाति की बात करें, उनको जो प्रतिनिधि है उनके साथ में भी जो है भाजपा लगातार जो है यहाँ पर टच में है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक बड़ा वर्ग अगर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति का जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान भाजपा के लिए जो है ये सारी चीज़ें रहने वाली है और जो बड़ा सम्मेलन इस दौरान यहाँ पर आयोजित किया गया है, इससे काफी जो फायदा है इस दौरान यहाँ पर भाजपा को मिलने वाला है। जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि युवाओं को साधने की कोशिश और साथ ही साथ SC ST वर्ग को भी अपने साथ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और चुनावी मोड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है और देश विदेश में जाकर धामी निवेश जुटाने की कोशिशों में लगे हैं। धामी लगातार निवेशकों से मिल रहे हैं और उनको उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड की आर्थिकी और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को स्थापित करना जरूरी है और इसी काम में धामी जुटे हैं। अब तक करीब 94,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। धामी अब अपना अगला रोड शो मुंबई में करने वाले हैं। मुंबई में होने वाले रोड शो में सबसे ज्यादा करार होने की उम्मीद है। निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी। एक संबंध है, बहुत आना जाना है। चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदार खंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। चंपावत के बनबसा सेना भर्ती केंद्र में अग्निवीर की भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने वाले चंपावत जिले के युवाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन ने बस सेवा शुरू कर दी है ताकि युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान डिपो के एजीएम ने बताया कि डीएम चंपावत के निर्देश पर लोहाघाट डिपो की ओर से सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं के लिए अतिरिक्त बसें लगा दी गई हैं, जिस हिसाब से युवाओं की भीड़ बढ़ती जाएगी, बसों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। के लिए भर्ती के लिए शासन स्तर पर जो निर्देश दिए गए थे कि एक्स्ट्रा बसें चलाई जाए, उसके लिए हमने 1 महीना पहले ही तैयारी कर ली थी। और जैसे भी अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ती है, आवश्यकता अनुसार उनको बसों को लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी किसी तरह की कोई परेशानी होती है, वो हमारा कंट्रोल रूम में सीधे बात कर लेते हैं कि भाई पानी की कमी है या और कुछ कमी है, तो वो पानी की भी व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे हमारे यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की यात्रा का असुविधा ना हो। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है हमने, और जैसे जैसे डिमांड आ रही है गाड़ियों को हम लगा दे रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का बागेश्वर जिला खनिज संसाधनों से भरपूर है। एक अच्छा राजस्व देने वाला सबसे अमीर जिला ये माना जाता है। उत्तराखंड सरकार की आय के रूप में बागेश्वर जिले के बड़े मायने हैं। खड़िया खनन से हर साल उत्तराखंड सरकार को अच्छा राजस्व मिलता है। खड़िया खनन से उजड़ चुके गांव को दोबारा स्थापित करने के लिए बागेश्वर जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास फाउंडेशन के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोष भी है। बागेश्वर में प्रशासन के पास धन के भरपूर भंडार होने के बाद भी बागेश्वर में खड़िया खनन से उजड़ चुके प्रभावित गांवों में खनन न्यास के रूप में स्थापित उपस्थित सहायता धनराशि पहुंचा पाने में जिले के पूर्व और वर्तमान जिलाधिकारी फेल साबित हुए हैं। में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमें धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 10 काम हैं। 10 कामों में हमारे 3 काम पूर्ण हो चुके हैं और 7 काम हमारे प्रगति में। इस वक्त कार्य की प्रगति हमारे सिर्फ 2-3 कामों को छोड़ के लगभग जो शेष हमारे 7 काम हैं, 7 में से 2 कामों को छोड़ के बाकी सब में 75% की प्रोग्रेस है। और मुझे लगता है कि हम नवंबर माह में वो कार्य पूर्ण कर लेंगे और शेष जो 2 काम हैं वो हम जो है दिसंबर में कंप्लीट कर। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएससी कपकोट सौगात निर्माण के लिए 24,55,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। साथ ही सीएससी कपकोट ईसीआरपी में 20 बेडेड हेतु 40,66,000 रुपए, रेड क्रॉस भवन हेतु 13,13,000 रुपए और ट्रामा सेंटर में मरम्मत हेतु 9,75,000 रुपए वो स्वीकृत हुए थे। जिसके सापेक्ष सीएससी कपकोट में जो मोर्चरी हाउस बनना था उसके लिए कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को पैसा स्वीकृत एवं अलॉटमेंट ग्रामीण निर्माण विभाग को ही हुआ था। और जो कपकोट में ईसीआरपी वाला था वो भी कपकोट को ही हुआ था। रेड क्रॉस वाला ब्लॉक बागेश्वर को अलॉटमेंट हुआ था। हमारे पास जनपद में एकमात्र 9,75,000 रुपए वो स्वीकृत हुए थे ट्रामा सेंटर में रिपेयरिंग के लिए, जिसके लिए हमने 2 अगस्त को निविदा निकाली थी अमर उजाला दैनिक जागरण ये जनपद के उसमें, और जिसमें हमने वर्क ऑर्डर 7 तारीख को दिया था, जिसके के लगभग आज 60 या 70% काम कंप्लीट हो गया है। हमारे पास एक ही काम में मिला था, बाकी जो 3 काम थे वो कार्यदायी संस्था को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अलॉटमेंट हुए थे और उनके कार्य की प्रगति रिपोर्ट सौगरा निर्माण अभी तैयार हो गया है और 20 बेडेड का कार्य 90%। तो जैसे जिलाधिकारी मैडम वहाँ निरीक्षण में गई थी तो उन्होंने पाया था कि असो में जो एक भवन बन रहा था वो अधूरा पड़ा था।
तो उसके लिए उन्होंने 17 लाख की स्वीकृति की है। उसका हमको 12 लाख कुछ 75% धनराशि मिली है। उसमें हॉल का निर्माण, उनका जो कक्षा अधूरा भवन था वो निर्माण हो चुका है। और ऐसे ही जो खोलिया इंटर कॉलेज विवेकानंद गरुड़ का, वहाँ उनको 9 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। ऊपर हॉल का, मीटिंग हॉल का वो निर्माण चल रहा है, अभी वो निर्माणाधीन है। और उसके अतिरिक्त हमारे 5 विद्यालयों में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का हमने संचालन किया है। हमने स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब्स की स्थापना की है। तो इन एस्ट्रोनॉमी लैब्स में, जहां आज खड़े हैं आप, एक ये है जीआईसी बागेश्वर में, इसके अतिरिक्त जीआईसी कांडा, जीआईसी गरुड़, कपकोट में 5 जगह पर यह स्थापित। नैनीताल में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में उपलब्धियां गिनाते हुए दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में हुए विकास को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनपद में 558 दुग्ध समितियों से बढ़ाकर उन्होंने 653 दुग्ध समितियों का गठन किया, जिसमें से 604 दुग्ध समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। बोरा ने कहा कि पहले अकुशल श्रमिकों को 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, 25,000 रुपये तक दिया जा रहा है। सभी कामगारों को ESI की सुविधा प्रदान की जा रही है। श्वेत क्रांति के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्होंने दुग्ध संघ संचालक मंडल के सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और अपने सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों का और अपनी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। नैनीताल दुग्ध संघ के माध्यम से, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से और अपनी प्रबंधक कमेटी और अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो सहयोग नैनीताल दुग्ध संघ और उससे जुड़े हुए दुग्ध उत्पादकों को सरकार द्वारा, चाहे साइलेज अनुदान हो, पशुआहार अनुदान हो या भूसा अनुदान हो या दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन एडवांस में सरकार द्वारा और माननीय मंत्री सौरभ बोगना जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया हो, उस सब के लिए आपके माध्यम से उनका धन्यवाद एकत्रित हुए थे। और मैं आप सबके माध्यम से अपने प्रबंधक कमेटी का, अपने प्रबंधक निदेशक का, अपने निदेशक और निबंधक डेयरी विकास विभाग का और डेयरी विकास दुग्ध संघ और फेडरेशन के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद अपनी प्रबंधक कमेटी की ओर से करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह लचर हो चुकी है कि आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में अल्मोड़ा जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक न होने के कारण एक प्रसूता महिला की मौत हो गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा नाम की चीज नहीं है। आए दिन आप देखिए प्रसूताओं की मौत होती है, जच्चा बच्चा की मौत होती है। राजधानी देहरादून में जो है गर्भवती को लिफ्ट में प्रसव करना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल के बाथरूम में प्रसव होता है। ऋषिकेश एम्स में पिछले कुछ दिन पहले घटना आई थी कि जो है वैन में जो है प्रसव कराना पड़ा। अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती की मौत हो गई। उसका पति जो है खून के लिए, ब्लड के लिए अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। पहले बेस अस्पताल, जिला अस्पताल के बाद वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। अगर मेडिकल कॉलेजों में ब्लड की व्यवस्था नहीं होगी, दूर दराज में आप स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार लाख दावे कर रही है कि हम जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्तर की दे रहे हैं। ये बेहतर स्तर की है कि जो है एक बेसिक नीड है ब्लड की, ब्लड तक जो है गंभीर मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? चमोली में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले में कृषक महोत्सव शुरू हो गया है। 2 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले कृषक महोत्सव में काश्तकारों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने 6 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जिले भर के 39 न्याय पंचायत में जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें, काश्तकारों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि काश्तकारों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए ब्लॉक स्तरों पर जागरूकता रथों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही गोष्ठियों के माध्यम से भी अहम जानकारियां काश्तकारों को दी जाएगी। चमोली में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार जारी है। आपको बता दें 8 नवंबर से
2 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले कृषक महोत्सव में काश्तकारों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने 8 जागरूकता रथों को भी रवाना किया। इनके माध्यम से जागरूक किया जाएगा। चंपावत जिले के लोहाघाट डिपो को अपनी बेहतरीन सेवा के लिए पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। देहरादून में डिपो के एजीएम के.एस. राणा को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। एजीएम के.एस. राणा ने नेतृत्व में लोहाघाट डिपो सहित संसाधनों के बावजूद यात्रियों को बेहतरीन सुविधा दे रहा है और अच्छी राय अर्जित कर रहा है। आपको बता दें, एजीएम राणा ने बताया कि पुरस्कार लोहाघाट डिपो के चालक, परिचालकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हमारा एक पर्वतीय क्षेत्र का छोटा डिपो है, जिसमें 32 गाड़ियां हैं और हर ड्राइवर, हर कंडक्टर और तकनीकी कार्मिक और यहाँ के कर्मचारियों का अहम भूमिका रही है, जिससे हमारा बस की उपयोगिता पर्वतीय क्षेत्र में 321 रही, जो ऑल इन ओवर सेकंड नंबर पे रही, जिसके फलस्वरूप हमें एक ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। और इसके लिए हमें और सराहना की जाती है कि अच्छा कार्य किया है हमारे निगम प्रबंधन ने, और जिससे हमारे छोटे कर्मचारियों को, ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, कर्मचारियों को इससे एक और अच्छा प्रोत्साहित मिलेगा। निकाय चुनाव की लीड लतीफी को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। पूर्व में देहरादून के मेयर रहे धर्मपुर से भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पहली बार नहीं है चुनाव लेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार बीसी खंडूरी की सरकार में समय पर निकाय चुनाव हुए थे, जबकि अन्य सभी सरकारों में चुनाव लेट होते रहे हैं। अभी नए नियम और नई पंचायतें बनी हैं, साथ ही रोस्टर पर भी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए चुनाव थोड़े विलंब से होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। समय पर देखने में आया है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए समय लिया गया है। और ये चुनाव हमेशा इस तरह होते रहे, कोई नई बात तो है नहीं। मैं भी जब मेयर रहा, उसके बाद दोबारा जब मेयर का चुनाव हुआ तो थोड़ा लेट हुआ, प्रशासक बैठे, उसमें मंगोला शर्मा जी आई तो उसके बाद भी प्रशासक बैठे। तो अगर आज बैठे तो क्या दिक्कत आ रही है? तो चुनाव जाते हैं थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि नए नए निगम बनते हैं, नई नई नगर पालिकाएं बनती है, उनका सीमांकन होते हैं, फिर उसमें नए सिरे से वोटर लिस्टें बनती है, नए सिरे से वार्डों के परिसीमन होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उससे जुड़ी हुई कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अभी कैंट का इशू चल रहा है, कैंट का जो सिविल एरिया है वो नगर निगम का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। वहां पर भी बातचीत चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बातचीत चल रही है, अभी उसका विस्तार होना बाकी है। तो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, इसके कारण ही चुनाव थोड़ा प्रभावित होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं, कोई इंटेंशनली किया जा रहा है, लेकिन समय के साथ होंगे, जब भी चीजें ठीक हो जाएंगी चुनाव भी करा देंगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में भाजपा नेता प्रीत गोवर को धमकी देने और रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल बीते सप्ताह रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के साले व भाजपा नेता प्रीत ग्रोवर के घर के आंगन में कारतूस से लिपटा एक पत्र फेंक कर धमकी दी गई थी। इसके बाद फोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी। केदारनाथ के गौरीकुंड में चट्टान से बांज का पेड़ टूटने से एक हादसा हो गया, जिसमें दुकानदार की मौत हो गई तो वहीं उसका बेटा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले भी चट्टानें टूटने से इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इन हादसों से सबक नहीं ले रहा है। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। लोहाघाट डाकघर में आधार कार्ड बनाने वाली मशीन का प्रिंटर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा है, जिस वजह से आधार सेवा ठप पड़ी है, जिससे काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर के प्रभारी पोस्ट मास्टर दान सिंह राणा का कहना है कि आधार मशीन का प्रिंटर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा है, जिसे ठीक करने के लिए पिथौरागढ़ भेजा गया है। वहीं सुपरिटेंडेंट प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है, जल्द ही प्रिंटर को ठीक कर लोहाघाट डाकघर की आधार सुविधा सुचारू रूप से चलाई जाएगी।
पीसीसी चीफ करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा कि एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों से जांच कर रही है, लेकिन जिन मामलों में घोटाले सामने आ रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलग अलग भर्ती प्रकरणों पर एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। पीसीसी चीफ ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से एमआरआई की रिपोर्ट सीडी में बनाकर दी जा रही है, जिसकी यदि बाहर से फिल्म प्रिंटिंग की जाए तो 1000 रुपये लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहां पर भी मजबूत है उसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का सहारा लेकर धमकाने की कोशिश कर रही है। में 3 साल से जांच बैठ रही है, केवल मशीनरी की खरीद की जांच तक ये सीमित रह गए। उसमें भी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जेल में नहीं है। और 3 साल में जो नियुक्तियां हैं जिसमें बड़े आरोप लगे कि नियुक्तियां भाई भतीजों की लग गई, अंदर जो ऑलरेडी थे या इनके रिश्तेदार थे उनकी नौकरियां लगी, इन सारे प्रकरण पर सीबीआई मौन साध के बैठी है। 3 साल से सीबीआई ने कुछ नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि एम्स में जो तमाम घोटाले गड़बड़ियां चल रही हैं, भाई भतीजावाद का खेल चल रहा है, इन सारे प्रकरण के बाद भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। क्या 3 साल में जब वो कुछ नहीं कर पाई, इन केसेस में सीबीआई आगे बढ़ेगी? ये हमारे लिए शंका का विषय। देहरादून जिले के पौंधा क्षेत्र में दिशा ग्रीन और फॉरेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, दिशा ग्रीन के प्रमोटर आईएस बिष्ट के वकील सचिन शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया। आईएस बिष्ट के वकील का कहना है कि प्रमोटर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में सभी नियमों का पालन किया गया है। प्रोजेक्ट को सभी सरकारी मानकों के तहत निर्मित किया गया है। बिष्ट के वकील ने आगे कहा कि आवासीय परियोजना एमडीडीए से अप्रूव्ड है, जिसमें 1 इंच भी सरकारी भूमि शामिल नहीं है। आरोप लगाया जा रहा था कि 300 बीघा लैंड है, 300 बीघा सरकारी लैंड है, तो वो 300 बीघा कोई सरकारी लैंड नहीं है। बेसिकली ये दिशा 1 और दिशा 2, दिशा ग्रीन और फॉरेस्ट के नाम से 2 प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जिसमें ऑलमोस्ट लगभग 147 बीघा लैंड है, 300 बीघा लैंड थी। और ये सारी जो लैंड है वो भूमिधरी लैंड थी, जिसको वर्ग 1 की लैंड बोलते हैं। और बकायदा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है उन लैंड्स को परचेज किया गया। उसमें कुछ आरोप ये भी लगाए गए कि ये लैंड जो है गोल्डन फॉरेस्ट रिलेट है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और जो यहाँ के उत्तराखंड बोर्ड रेवेन्यू का जो ऑर्डर्स हैं वो भी हमने उनको दिखाए हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये जो लैंड है वो प्रॉपर भूमिधरी लैंड है और इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी भूमि शामिल नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।